A form of government in which rulers are elected by people. Elected rulers have the power to take final decision. Elections free, fair and offer a reasonable choice. Government should work under a constitution, यानी कि ऑटोक्रेटिक ना हो. डाइवर्सिटी, देखिए हमें पता है कि डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, हर देश में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी है. हमने बेल्जियम के अंदर देखा, सबसे पहले हम देखें तो बेल्जियम के अंदर लिंग्विस्टिक और रीजनल दोनों डाइवर्सिटी थी. कौन कौन सी डाइवर्सिटी देखने को मिली? लिंग्विस्टिक एंड रीजनल, बेल्जियम में भी और श्रीलंका में भी. लिंग्विस्टिक किस तरह है? बेल्जियम के अंदर फ्रेंच, डच स्पीकिंग मेन थे. रीजनल में फ्लेमिश, वेलोनिया रीजन. श्रीलंका में लिंग्विस्टिक में सिंहला स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग. रीजन्स में वेस्ट श्रीलंका एंड नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका, जहां पे तमिल ने क्या डिमांड की थी? सेपरेट कंट्री फॉर तमिल्स, तमिल एलम. अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि डेमोक्रेसी कैसे अकोमोडेट करेगी डाइवर्सिटी को. कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि डिफरेंसेस और डिविजन्स, इस चैप्टर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू में ही बनते हैं. उसके बाद हल्के फुल्के फैक्ट्स हैं, लेकिन 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी उठती है. देखिए सबसे पहले हमारी स्टोरी शुरू होती है मैक्सिको ओलंपिक्स 1968 के अंदर 200 मीटर्स की रेस, उसकी यहाँ पर मेडल सेरेमनी चल रही. मेडल सेरेमनी में 3 लोग हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट. गोल्ड मेडलिस्ट टॉमी स्मिथ, प्लीज साथ साथ आप नोट करते चलें. टॉमी स्मिथ. सिल्वर मेडलिस्ट पीटर नॉर्मन. ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जॉन कार्लोस. टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस अमेरिकन्स हैं. अमेरिकन्स में भी कौन से अमेरिकन्स हैं वो अभी देखेंगे. पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलियन है. देखिए अमेरिका के अंदर एक, हमने 9th में भी पढ़ा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. और कौन सा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साहब? लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम. लीगल, वहां लीगल है, वहां 2 रेसेस मानी गई, ब्लैक एंड व्हाइट. व्हाइट्स वो लोग जो अमेरिका के अंदर ही पैदा हुए हैं, अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं और जिनका स्किन कलर व्हाइट है. ब्लैक्स वो लोग जो अमेरिका में ओरिजिनली अमेरिकन इनहेबिटेंट्स नहीं हैं, 17th to 19th सेंचुरी जिनके डिसेंडेंट्स, सॉरी जिनके एंसेस्टर्स यानी कि जिनके पूर्वजों को अफ्रीका से लाया गया अमेरिका के अंदर स्लेव की तरह और वो यहाँ पर बस गए हैं, उनके डिसेंडेंट्स जो है इनको ब्लैक्स भी बोला जाता है, इनको एफ्रो अमेरिकन्स भी बोला जाता है और अफ्रीकन अमेरिकन्स भी बोला जाता है. तो हमारे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन से अमेरिकन्स हैं? अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, ब्लैक हैं. अब गड़बड़ क्या है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम है इन दोनों के बीच में. अभी भी कुछ समय पहले एक ब्लैक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा, आपने वो न्यूज़ सुनी होगी, कुछ ही समय पहले की, कुछ महीनों की पहले की न्यूज़ थी कि उसको रोड के ऊपर इतना टॉर्चर किया गया कि उसकी डेथ हो गई. एजिटेशन एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड हो गए थे. उस समय अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे. फिर से ये रेस वाला सिस्टम उठ गया था. अब साहब क्या है कि इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ 2 चीजें आई. एक आई सिविल राइट्स मूवमेंट. सिविल राइट्स मूवमेंट 1954 से लेकर के 1968 तक चली. और फिर आई जी ब्लैक पावर. ब्लैक पावर 1966 से लेकर के जी 75 तक चली. फर्क देखिए, सिविल राइट मूवमेंट जो है इसको लीड कर रहे थे किंग मार्टिन लूथर जूनियर. नॉन वायलेंट है, ये नॉन वायलेंट है कि जी पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल तरीके से अपने डिमांड्स को हम उठाएंगे और सरकार से कहेंगे कि जी ये रेशियल सिस्टम ये बंद कीजिए, हमें समान अधिकार दीजिए. सिविल डिसोबीडियंस जैसी चीज़ों को इन्होंने, मार्टिन लूथर जूनियर महात्मा गांधी से बड़े प्रभावित थे, तो ऐसे नॉन वायलेंट मेजर्स को रखा गया. ये जो है ये साहब बहुत खतरनाक लोग थे कि लाठी डंडा पत्थर सब उठा लो, जो मिलता है
आप उसी से काम चलाइए, और वॉयलेंस करना पड़े अपने अधिकारों के लिए तो वॉयलेंस करिए। इन्होंने भी ये चीज़ उठा ली। 1965 में तो हमने देखा कि अमेरिकन को जो अफ्रीकन्स थे उनको, जो ब्लैक्स थे, सॉरी ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनको राइट टू वोट मिल गया। 9th में आपने पढ़ा था। इन 3 लोगों में ये जो हमारे टॉमी स्मिथ साहब हैं और ये हमारे जॉन कार्लोस साहब हैं, ये दोनों अब क्या करते हैं, ये दोनों अपने एक हाथ में जो है ऐसे फिस्ट बनाते हैं और सर नीचे करके खड़े हैं, और इन्होंने शूज नहीं पहने, इन्होंने ब्लैक सॉक्स पहनी। ब्लैक सॉक्स क्यों? कि पॉवर्टी है साहब, ब्लैक्स के पास कोई अधिकार नहीं है, पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं है, इकोनॉमिक इक्वालिटी कहां से आएगी? हम लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, प्लीज इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ कीजिए। इन्होंने जो फिस्ट था उसका मतलब था कि साहब ब्लैक पावर की अब नहीं रुकेंगे अब हम अपना अधिकार छीन लेंगे आपसे। तो अब इन लोगों के साथ पीटर नॉर्मन साहब कहाँ फंसे? इन्होंने ह्यूमन राइट्स का बैज लगा लिया। ये भी खड़े ह्यूमन राइट्स की, भाई जो है मानवाधिकार तो हर जगह होने ही चाहिए। अब इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन वो कहती है कि साहब आपने स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि एक जो गेम है आपने उसके अंदर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी है, इसलिए टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस के मेडल्स वापस ले लिए गए। वापस जब ये घर गए यानी कि अमेरिका गए तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, व्हाइट्स तैयार बैठे थे, अच्छा हमारे खिलाफ बोल के आओगे। और पीटर नॉर्मन को भी अगली बार जो ओलंपिक टीम थी उसमें नहीं रखा गया क्योंकि यूएस का एलाय है, ये तो ऑस्ट्रेलिया तो उसी समय से। अब देखा जाए तो इन्होंने जो मेन रीजन था ये करने का वो था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी देखे कि ब्लैक्स के साथ क्या चल रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान गया ब्लैक्स के ऊपर, और यही इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। और बाद में देखिए इन लोगों की रिस्पेक्ट देखिए आप, 2005 के अंदर ये एक यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, सान होज यूनिवर्सिटी ने इनके स्टैचू लगाए, आपकी बुक में पहले ही पेज पे फोटो भी है। 2006 में हमारे पीटर नॉर्मन साहब की डेथ हो गई। ये जो डायग्राम है ये बॉक्स में आप रखिए, मैक्सिको ओलंपिक्स 1968 200 मीटर गोल्ड टॉमी स्मिथ, सिल्वर पीटर नॉर्मन, ब्रॉन्ज जॉन कार्लोस। अब ये जो स्टोरी है इससे हमें समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र में डाइवर्सिटी को आपने कैसे अकोमोडेट किया। डिफरेंसेस देखिए, ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में डिफरेंसेस थे। क्या अमेरिकी सरकार के पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि इन डिफरेंसेस को कम किया जा सके? इन लोगों को इतने अपने एथलीट्स जो इनके हैं, इनके लिए जो मेडल ला रहे हैं, सोचिए गोल्ड मेडल ला रहा है और ब्रोंज मेडल लाने वाले दोनों अफ्रीकन अमेरिकन हैं, वो तो अपने देश को अपना मान रहे। क्या अमेरिकी सरकार ने इनके साथ सही बर्ताव किया? अब हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंसेस हैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम देखते हैं सोशल डिफरेंसेस और डिविजन्स, सोशल डिविजन्स। देखिए सोशल डिफरेंसेस हमेशा होते हैं, हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं होगा। हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका के केस में कौन कौन से थे, रीजनल और लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज श्रीलंका के अंदर सिंहला स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग। रीजनल की बात की जाए तो सारा श्रीलंका एक तरफ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट एक तरफ। बेल्जियम के अंदर फ्लेमिश, वेलोनिया। और लैंग्वेज की बात की जाए तो डच और फ्रेंच। ठीक है साहब, अमेरिका के अंदर भी था। तो डिफरेंसेस का मतलब ये नहीं है कि आप बंटते चले जाएं। देखिए डिफरेंसेस कैसे कैसे आते हैं, इनके 2 रीजंस हैं सोशल डिफरेंस के। फर्स्ट इज एक्सीडेंट ऑफ बर्थ और सेकंड इज बाय चॉइस। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ का क्या मतलब है? आप किस कम्युनिटी में पैदा होंगे क्या आप निर्धारित कर सकते हैं? आपके माँ बाप कौन होंगे क्या आप ये निर्धारित कर सकते हैं? नहीं, आप पैदा हो गए। अगर आप हिंदुइज्म में पैदा हो गए तो आप हिंदू हो गए, मुस्लिम इस्लाम में पैदा हो गए तो आप मुस्लिम हो गए। तो कम्युनिटी इन विच यू आर बोर्न, यू डू नॉट डिसाइड दैट, यू डू नॉट चूज दैट। अपनी मर्जी से आप उसको चूज नहीं करते। अब ये तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात, आपकी जेनेटिक्स, आपकी इंटरनल जो जीन्स की स्ट्रक्चर है उसको भी आप नहीं डिसाइड कर पाते हैं। वही जीन्स जो आपके पेरेंट्स के अंदर थे उन्हीं की मॉडिफिकेशन होकर के आपके अंदर आई। आपने थोड़ी ना अपने लिए कोई खास चीज चुनी। तो आप देखेंगे आसपास के लोग, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो वो उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर है अंदर उनके। उन्होंने खुद, अगर आप खुद चुन लें
कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आप सब लोग 6 फुट अपनी हाइट रखेंगे, आप अपना फेयर कंप्लेक्शन रखेंगे और फिर आप अखबार में इश्तिहार देंगे कि 6 फीट हाइट, फेयर कंप्लेक्शन एंड नीड अ ब्राइड। तो अब आप चूज नहीं कर सकते ना, ये एक्सीडेंट ऑफ बर्थ पे है, आपकी जीन्स किस तरह से अरेंज हो वो एक लक की बात है, वो एक चांस की बात है, ये तो ठीक है। अब साहब कुछ चॉइस की भी तो बात आती है, आप पैदा हो गए, आपने सब कुछ किया, आप अपना प्रोफेशन, हालांकि कई जगह पर प्रोफेशन जो है वो एंसेस्ट्रल प्रोफेशन को भी चुन लिया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट यहां पर आपके पास ऑप्शन है, आप अपनी मर्जी से प्रोफेशन चुनते हैं। आप किस रिलीजन को फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, एथाइस्ट बनेंगे नहीं बनेंगे, आप पे है। आप किसी रिलीजन को माने, भगवान को माने ना माने, आप पे है। इस तरह से आप अपने आप के जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट करते चले जाते हैं। अब डिफरेंसेस को हमने एक नेगेटिव नोटेशन दे दी कि साहब डिफरेंसेस हैं तो मतलब बटेगी सोसाइटी, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग सिमिलर फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि सोशल डिफरेंसेस एक ही कम्युनिटी, देखिए एक आपको समझना होगा कि ए कम्युनिटी है और बी कम्युनिटी है। हो सकता है कि सोशल डिफरेंसेस के चलते ए कम्युनिटी के लोग आपस में तो डिफरेंट फील करें, जबकि ए कम्युनिटी से हैं, लेकिन बी के कुछ लोगों से सिमिलर फील करें। फॉर एग्जांपल हम देखें तो ए के अंदर हमने लिया यूएसए, बी के अंदर हमने लिया ऑस्ट्रेलिया। ए यानी कि यूएसए के अंदर व्हाइट्स, ब्लैक्स। अब ये जो ब्लैक है ये व्हाइट से तो बिल्कुल चिड़चिड़ा महसूस कर रहे हैं, नहीं, और इसमें भी किसमें, टॉमस स्मिथ, जॉन कार्लोस, लेकिन यहां एक व्यक्ति आता है पीटर नॉर्मन और इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कंट्रीज अलग हैं, इनके कलर अलग अलग हैं, रेस अलग हैं, ये लेकिन फिर ये जुड़े कैसे साहब, ये एथलीट्स हैं, ये दोनों के दो यानी कि तीनों के तीनों जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के फेवर में है, इसलिए आपस में जुड़ गए। दो कम्युनिटी के लोग, मान लीजिए किसी ए रिलीजन के लोग और ये बी रिलीजन के लोग हैं। अब मान लीजिए ए रिलीजन के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो लोग अपने आप को बराबर नहीं समझते, एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं मानते कि अच्छा तुम अपर कास्ट हो हम लोअर कास्ट हैं, ऐसे बोलते हो। लेकिन बी कम्युनिटी के कुछ लोग सेम कास्ट के, ऐसा भी देखने को मिला है, कुछ कास्ट ऐसी होती है जो दो रिलीजन में हो, एक रिलीजन इस रिलीजन में भी है इसमें भी है, तो उससे आप ज्यादा जुड़ जाते हैं अपनी कास्ट से, अपनी कम्युनिटी को छोड़ करके आप उस दूसरी रिलीजन की उसी कास्ट से अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जाट्स एक कम्युनिटी है जो हिंदुइज्म में भी है और सिखों में भी है। अब ऐसा देखने को हो सकता है एग्जाम्पल के लिए कि ये लोग अपने वालों से यानी कि हिंदुइज्म से कम एसोसिएट कर पाए कि यार ये अलग कास्ट है, ये अलग कास्ट है, रिलीजन सेम है भले ही दोनों का, लेकिन बी कम्युनिटी यानी कि सिखिज्म के अंदर जो जाट्स हैं उनके साथ ही अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एसोसिएट कर पाए। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छा आप भी जाट हैं, आप भी जाट हैं, इस तरह की बातें भी हो सकती हैं। अब ये कुछ भी, ये एग्जाम्पल के लिए है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कास्ट हो सकती है, दूसरे रिलीजन से आप अपने आप को एसोसिएट कर, अपने आप को जुड़ा हुआ फील कर सकते हैं। सिमिलर एक ही रिलीजन के लोगों से डिफरेंट फील किया कि अच्छा आप अपर कास्ट हमें लोअर कास्ट बोल रहे हो, दूसरे रिलीजन उसके सेम कास्ट, तो वहां आपने सिमिलर फील किया। आप एक फैमिली का एग्जांपल लीजिए, एक फैमिली के अंदर अगर हम देखें तो एक फैमिली के अंदर यदि कोई रिच और पुअर दोनों हैं तो वो एक दूसरे से अलग अलग फील करेंगे। अगर दो भाई भी हैं, एक दोनों अलग अलग हो गए हैं, एक थोड़ा सा कम पैसे वाला है, एक अच्छा पैसे वाला है, तो दोनों अलग अलग फील हो जाता है उनके अंदर, वो अपने आप को एक दूसरे से अलग महसूस करते हैं। फिर वो अपने सेम फ्रेंड सर्कल के अंदर, जो अब मान लीजिए रिच का फ्रेंड सर्कल रिच है, वो उसको अपने आप को सिमिलर, लेकिन पुअर वो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप को ज्यादा एसोसिएट करेगा, अपने खुद के ब्रदर से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वो कर रहे, संभव है। तो आपने देखा कि सोशल डिफरेंसेस डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों को सिमिलर फील करवा सकते हैं और सेम कम्युनिटी के लोगों को डिफरेंट फील करवा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है साहब, इसको जरूर पढ़े, बार बार इस चीज को पढ़ते रहें, कंफ्यूजिंग है, आप यहां पर मात खा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सोशल डिविजन्स कैसे बढ़ते हैं सोशल डिफरेंसेस से।
अब हम देखेंगे कि कैसे सोशल डिविजन्स आते हैं। देखिए सोशल डिफरेंसेस के दो टाइप्स भी हमें देखने को मिलेंगे। देखिए जब सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप कर जाएं तब वो सोशल डिवीजन का फॉर्म ले लेते हैं। When social differences overlap, they become social division. सोशल डिफरेंसेस के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस। सेकंड टाइप जो है वो है क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस। ओवरलैप यानी कि जब एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करे। सोशल डिफरेंसेस जब एक कम्युनिटी की बातों को ऊपर रखा जाए, एक समुदाय की बात को ऊपर रखी जाए, दूसरे को बार बार दबाया जा रहा है, तब ओवरलैप होगा। कहां कहां आपने देखा? देखिए अमेरिका में व्हाइट्स ने किसको दबाया? ब्लैक्स के साथ बहुत ऑपरेशन हुआ। इंडिया के अंदर हम देखें तो दलित्स, हजारों सालों से उनको ऐसा काम करने के लिए कहा जा रहा है जो काम कोई सोच भी नहीं सकता है। आपने श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा तमिल्स को उन्होंने दबाया बुरी तरह से, सिल्ला स्पीकिंग लोगों ने। ये एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि अच्छा जब ओवरलैप कर जाए यानी कि एक को प्रेफरेंस दे दी जाए, दूसरे लोगों को सबको दबा दिया जाए, तब ओवरलैप हो जाते हैं सोशल डिफरेंसेस और थोड़े समय के बाद विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि दबने वाला आदमी कब तक दबेगा आपसे? जब उसकी बर्दाश्त की सीमा से बाहर चला जाएगा, देन आउटबर्स्ट होगा और वो आपके खिलाफ हथियार उठा लेगा। अब क्रॉस कटिंग की बात की जाए, क्रॉस कटिंग में है कि ऑलमोस्ट इक्वालिटी रहती है, ऑलमोस्ट कि ठीक है यार, अगर आप किसी एक ओपिनियन पे साथ हो तो हो सकता है दूसरे ओपिनियन पे अलग अलग हो। अब फॉर एग्जांपल हम देखें तो दो कंट्रीज का एग्जांपल है। एक है जी नीदरलैंड्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। दोनों कंट्रीज क्रिश्चियन डोमिनेटिंग, दोनों कंट्रीज के अंदर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्रिश्चियंस। आयरलैंड के अंदर, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर ये दोनों ओवरलैप करते हैं। अगर आप कैथोलिक्स हैं, आप इसके अंदर कंपोजिशन को पढ़ेंगे, 44% कैथोलिक्स, 53% क्रिश्चियंस हैं नॉर्दर्न आयरलैंड में। अगर आप कैथोलिक्स हैं तो आप पुअर होंगे, आपके साथ इतिहास में अन्याय हुआ है, आप दबे हुए हैं। तो कैथोलिक्स ने क्या किया? कैथोलिक्स ने हथियार उठा लिए कि मार डालेंगे हम सबको, और अब यहां पर टेंशन्स बढ़ती गई। नीदरलैंड्स के अंदर दोनों हैं लेकिन क्रॉस कट, पुअर भी दोनों बराबर हैं, अमीर भी दोनों कम्युनिटीज से हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां पर नॉर्मल रहे। तो क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस के अंदर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को दबाती नहीं है, लगभग समानता देखने को मिलती है। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस, व्हेन सोशल डिफरेंस ओवरलैप विद ईच अदर दे क्रिएट सोशल डिवीजन। सोशल डिविजन्स के बारे में अब हम देखेंगे कि क्या सोशल डिवीजन का इंपैक्ट होगा अगर इन्हें पॉलिटिक्स में ला दिया जाए। क्या फ्रूटफुल होगा, क्या बेनिफिशियल होगा या हार्मफुल होगा। अब हम देखेंगे कि सोशल डिविजन्स यदि पॉलिटिक्स में आते हैं तो क्या है। एक तरफ हमें देखने को मिलता है कि ये डेंजरस है। कैसे भाई? हमने देखा पॉलिटिक्स के अंदर तो पावर के लिए लड़ाई होती है और वो पॉलिटिकल कंपटीशन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है, और उसमें ही कितने बट जाते हैं लोग। एक पार्टी को समर्थन करने वाले लोग दूसरे पार्टी के समर्थन करने वाले से नहीं बोला ये लोग बहुत गंदे हैं, ये लोग करप्ट हैं, कुछ भी। लेकिन ऐसे में यदि सोशल डिविजन्स को भी ऐड कर दिया गया तो क्या उन लोगों के बीच में जो गैप क्रिएट हो रहा है वो और ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा? तो ऐसे में देखने को हो सकता है, और ऐसा एक एग्जाम्पल हमारे सामने आता है। दो कंट्रीज का एग्जाम्पल हम देखेंगे जहां सोशल डिवीजन को इसमें मिला दिया गया पॉलिटिक्स के अंदर, और फिर वो डेंजरस होगा। नॉर्दर्न आयरलैंड की कंपोजिशन को समझेंगे। प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक्स, दोनों क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस के सेक्ट हैं। 53% प्रोटेस्टेंट, 44% कैथोलिक्स। प्रोटेस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं यूनियनिस्ट पार्टी, कैथोलिक्स को रिप्रेजेंट करती है नेशनलिस्ट पार्टी।
यूनियनिस्ट पार्टी कहती है, यूनियनिस्ट वो कहती है कि जी यूके के साथ मिले रहो। यूके का पार्ट है, आपने यूके का नाम सुना है ना, यूनाइटेड किंगडम, तो इसका मतलब है कि द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यूके के साथ मिले रहो। यूके क्या है? प्रोटेस्टेंट डोमिनेटिंग कंट्री, प्रोटेस्टेंट है मेनली यहाँ पे। कैथोलिक्स क्या कहते हैं? कैथोलिक्स कहते हैं कि जी आयरलैंड के साथ यूनिफाई हो जाओ, आयरलैंड के साथ यूनिफाई हो जाओ, जो कि एक कैथोलिक डोमिनेटिंग कंट्री है। अब इन दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है, लड़ाई चल रही है, मारकाट चल रही है, नो डॉग्स नो कैथोलिक्स, ऐसे ऐसे इन्होंने वो लगा रखे हैं। अब इस लड़ाई के दौरान बहुत हजारों लोगों की मौत हुई, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते जा रहे हैं, मारकाट हो रही है। 1998 के अंदर अप्रैल में बेलफास्ट एग्रीमेंट, बेलफास्ट एग्रीमेंट होता है। बेलफास्ट एग्रीमेंट यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और इन नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों के बीच में, यूके एंड नेशनलिस्ट पार्टी के बीच में होता है बेलफास्ट एग्रीमेंट। और बेलफास्ट एग्रीमेंट कहता है कि जी आप अपनी पावर शेयर कर लो, ये लड़ाई बंद करो। और 2005 में यूके और आयरिश रिपब्लिकन आर्मी IRA के बीच में होता है कि हम शांति मेंटेन करने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। बेलफास्ट एग्रीमेंट का आपकी एक पिक्चर भी दी गई है, उसमें दिखाया भी गया है कि नो रेसिज्म, वो बेलफास्ट के बाद का है, 1998 में हुआ, जिसमें दोनों को पावर शेयरिंग का ऑप्शन दिया गया। यहाँ तो ठीक है, लेकिन एक यूगोस्लेविया है जी, यूगोस्लेविया के अंदर भी ऐसे ही एथनिक प्रॉब्लम्स को बाहर बढ़ाया गया और एट लास्ट द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लेविया स्प्लिट इनटू 6 रिपब्लिक्स, 6 रिपब्लिक्स में स्प्लिट हो गया। यह हमें देखने को मिला कि डेंजरस है। अब हम देखते हैं क्या इसका कोई दूसरा रूप भी है। अब हम देखते हैं अदर साइड ऑफ द कॉइन, फायदा भी हुआ है। देखिए डिफरेंसेस हर जगह है और डिफरेंसेस से डिविजन्स भी होते हैं। आपने देखा ओवरलैपिंग, इंडिया के अंदर क्या दलित्स नहीं है? इंडिया के अंदर भी दलित हैं, उनके साथ भी ऑपरेशन हुआ है, उनको भी दबाया गया है। तो ऐसे में ये बहुत नॉर्मल बात है कि डिवीजन है, डिफरेंसेस हैं और पॉलिटिक्स के अंदर वो दिखाए भी जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी है, 1984 के अंदर बनी, श्री कांसीराम ने इनको बनाया, अभी मायावती जी इसकी सुप्रीमो हैं। तो ये आपको पता चलेगा कि ये बहुजन समाज यानी कि जो दबा कुचला समाज था यूपी के अंदर, उसके लिए बनाई गई थी। तो हमें पता है कि किसी एक पार्टी ने एक वर्ग के लोगों को उनके नाम पे बनाई गई, उनको रिप्रेजेंटेशन मिला, उनका फायदा देखिए। सोशल डिविजन्स को इन्होंने पॉलिटिक्स में उभारा, लेकिन जो डिसएडवांटेज, इसकी एक बात आपको याद रखनी है कि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, कि जो देखा गया कि जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, उनको फायदा हो, उनको बेनिफिट मिले। इन डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को जब बेनिफिट मिलेगा तो कोई बात नहीं, आने दो पॉलिटिक्स में, फायदा होना चाहिए, कोई नुकसान ना हो, कोई वॉयलेंस ना हो, कोई मारकाट ना हो। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि हाँ, हो सकता है फायदा हो कि जो ऐसे लोग जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला उन डिविजन्स के लिए, देखिए सोशल डिवीजन तो इंडिया में भी है ना, तो डिविजन्स हैं, पॉलिटिक्स के थ्रू यदि उन्हें एक फेयर शेयर मिलता है पावर के अंदर, फेयर शेयर मिलता है रिप्रेजेंटेशन के अंदर, तो उसके अंदर कोई चीज़ गलत नहीं है। अब पॉलिटिक्स में इसके अंदर जब आएंगे, ये उठाएंगे, यदि आपने देखा कि सोशल डिविजन्स जब आ रहे हैं तो उसका असर क्या होगा, नेगेटिव भी देखा, पॉजिटिव भी देखा कि हो सकता है भी फेयर शेयर मिल जाए। 3 ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो बताते हैं कि सोशल डिविजन्स, सोशल डिफरेंसेस जो पॉलिटिक्स में आएंगे तो क्या रिजल्ट। देखिए अब हम देखेंगे कि सोशल डिफरेंसेस को जब हम पॉलिटिक्स में डालेंगे तो उससे क्या क्या आउटकम्स आएंगे। उन आउटकम्स को डिटरमाइन करने वाले 3 डिटर्मिनेंट्स हैं। हम उन 3 डिटर्मिनेंट्स की स्टडी करेंगे। पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है जी हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटी। दूसरा डिटर्मिनेंट है हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज देयर
डिमांड्स। तीसरा है जी, हाउ द गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू द डिमांड्स। देखिए सबसे जरूरी है कि लोग अपने आप को कैसे देखते हैं। अगर आप अपने आप को एक्सक्लूसिव टर्म्स में देखेंगे, एक्सक्लूसिव यानी कि आप अपने आप को केवल किसी एक रिलीजन का, एक कम्युनिटी का, एक क्लास का, एक कास्ट का मेंबर मानेंगे, तो ऐसे में दूसरे व्यक्तियों से आप नफरत की भावना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। स्टीरियोटाइप आप क्रिएट कर लेंगे, अच्छा ये ऐसे ही होते हैं, इनसे बोलना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे में सोशल डिविजन्स होने के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सक्लूसिव से मल्टीपल कर दें, यानी कि आप पहले नेशनल आइडेंटिटी से, यानी कि नेशनल आइडेंटिटी से आप अपने आप को मैच कर लें पहले कि मैं इंडियन हूं सबसे पहले, फिर मेरी कोई और पहचान है, तो ऐसी स्थिति में जब सब लोग अपने आप को एक नेशनल आइडेंटिटी से मैच कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा संभावना है कि आसानी से रह सके। हमने देखा बेल्जियम के अंदर डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने अपनी लैंग्वेज को, अपनी रीजन की प्रेफरेंसेस को छोड़कर सबसे पहले अपने आप को बेल्जियम का निवासी माना। सबसे पहले नेशनल स्पिरिट को, नेशनल आइडेंटिटी को उन्होंने पहचान दी, उसको इंपॉर्टेंस दी, और आज हमने देखा कि वो कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं। वहीं दूसरा जो डिटर्मिनेंट है वो है हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज देयर डिमांड। अपनी डिमांड्स आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रह करके आप अपनी डिमांड्स को उठाएं। यदि आप डिमांड्स कुछ ऐसी कर लेंगे, यानी कि ए कम्युनिटी की डिमांड्स बी कम्युनिटी की कोस्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जैसे सिनला स्पीकर्स, जो सिनला कम्युनिटी थे, उसके लीडर्स ने डिमांड की कि सिनला लोगों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, मेजोरिटेरियनिज्म आया, उसमें तमिल्स के साथ नुकसान हुआ ना जी, तमिल्स का नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये दोबारा ना हो, ये तमिल्स वाला सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक कम्युनिटी को प्रेफरेंस देने के लिए बी को दबा दें। हाउ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स टू द डिमांड्स। अब गवर्नमेंट इम्पार्शियल रहे। जो गवर्नमेंट है, अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट की हम बात करें तो श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने जब सिनला ओनली बात की गई तो सिनला ओनली एक्ट जो 1956 में लाया गया था, गवर्नमेंट को उसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए था, गवर्नमेंट को लाना ही नहीं चाहिए था। गवर्नमेंट को अपने सभी लोगों का ध्यान रखना चाहिए। गवर्नमेंट को केवल और केवल रीजनेबल डिमांड्स देखनी चाहिए कि कौन सी डिमांड्स सही हैं, और उन रीजनेबल डिमांड्स चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, मेजॉरिटी की हो, माइनॉरिटी की हो, उनको मान लेना चाहिए। अननेसेसरी बातों को ना माना जाए, गवर्नमेंट किसी एक को फेवर ना करे। यदि एक को फेवर करती है तो लास्ट में जो एंड रिजल्ट होगा वो वायलेंस होगा, वो सिविल वॉर की सिचुएशन हो जाएगी, जो हमने श्रीलंका के अंदर देखा। ये 3 डिटर्मिनेंट्स हैं इस चैप्टर में। देखिए इस चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं। सबसे पहला 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ओवरलैपिंग क्रॉस कटिंग वाला, सोशल डिफरेंसेस का। दूसरा बनता है कि ये एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा आपको 3 डिटर्मिनेंट्स बनेगा, और यही 2 क्वेश्चन ही बढ़ेंगे 3 मार्क्स के। इस चैप्टर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत कम है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 पेजेस का चैप्टर है, थोड़ा सा फैक्चुअल भी है शुरुआत में, लेकिन थोड़ा समझने लायक है। इसलिए आपका जो पेज नंबर 3 है, जिसके ऊपर सोशल डिफरेंसेस, वो सिमिलर को डिफरेंट और डिफरेंट को सिमिलर बना देते हैं, उनको एक बार आप पढ़ते रहें। जब भी इस चैप्टर को पढ़े तो उस एक पेज को खास आप पढ़ें, आपके समझ में आएगा कि अच्छा, क्योंकि यहाँ आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसे कंफ्यूजन से आप बचें। काफ़ी छोटा चैप्टर है। कोई और डाउट अगर इसमें आपका रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।